हेलो व्यूअर्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज का एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं जो संबंधित होगा बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 और मैट्रिक एग्जामिनेशन 2023 से। तो यदि आप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा जो आपको 1 फरवरी से शुरू होकर 11 फरवरी तक चलने वाली है और मैट्रिकुलेशन की परीक्षा जो 14 फरवरी से शुरू होकर 22 फरवरी तक चलने वाली है, तो आप या तो इंटरमीडिएट के परीक्षार्थी हैं या मैट्रिक के परीक्षार्थी हैं या आपके घर परिवार का कोई भी स्टूडेंट परीक्षा देने वाला है इंटर का या मैट्रिक का, अथवा आपके स्कूल कॉलेज में मैट्रिक और इंटर का सेंटर बना हुआ है और आप वीक्षण कार्य में हैं, वीक्षक के रूप में आपकी प्रतिनियुक्ति हुई है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो परीक्षा संचालन के संबंध में निर्देशिका जारी की गई है, उस ऑफिशियल निर्देशिका के जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उनको हम एक एक कर पॉइंट वाइज देखने वाले हैं कि परीक्षार्थी को क्या क्या सावधानी बरतनी है, वीक्षक को क्या क्या सावधानी बरतनी है। तो आपने अभी तक परीक्षा की अपनी जो भी तैयारी की होगी उसके साथ ही साथ इस वीडियो को ज़रूर देख करके जाएंगे, क्योंकि परीक्षा देने में जो सावधानी बरतनी है, क्या लेकर जाना है, क्या लेकर नहीं जाना है, किन चीज़ों को लेकर आने की मनाही की गई है, कैसे परीक्षा देना है, कब आपको परीक्षा हॉल से बाहर निकलने दिया जाएगा, किस स्थिति में आपकी एंट्री नहीं होने दी जाएगी, एंट्री होने के लिए आपको क्या क्या लेकर जाना है, इन सारे बिंदुओं पर जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा गाइडलाइन आई हुई है उसको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण आपके लिए न्यूज है जो अखबार में दिए गए हैं, तो अखबार के कटिंग को भी लेकर आए हैं, उससे भी आप लोग शॉर्ट में भी न्यूज देख लेंगे। और जो इसका परीक्षा संचालन निर्देशिका है जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का ऑफिशियल पत्र है, उसके भी कई सारे पृष्ठों को मैं लेकर आया हूं जिसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो कितना भी दिन का आप तैयारी किए हैं, मेहनत किए हैं, लेकिन एक भी गलती अगर वैसी हो जाती है, भगवान न करे ऐसा हो, तो परीक्षा में आपको बैठने से अगर वंचित कर दिया जाएगा तो सारा आपका मेहनत बेकार चला जाएगा। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देख लें। परीक्षा देने जाने से पूर्व यदि आप मैट्रिक इंटर के परीक्षार्थी हैं या आपके घर परिवार का कोई भी स्टूडेंट मैट्रिक इंटर का परीक्षा 2023 में देने जा रहा है या आप शिक्षक हैं, वीक्षण कार्य में हैं, तो भी आप इस वीडियो को ज़रूर देख करके जाएँ ताकि परीक्षा में किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं हो। तो आप सारे महत्वपूर्ण निर्देशिका को इसमें आगे देखेंगे। अगर इस अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी आपको मैट्रिक इंटर से जुड़ी जो भी अपडेट आएगी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा, इसका रिजल्ट आएगा या आगे आपको किस चीज़ में नामांकन लेना चाहिए, किस चीज़ में कैसे नामांकन लिया जाता है, आपका स्कोप किन सब चीज़ों में कैसा रहेगा, इन सारे टॉपिक पर वीडियो आपको इस पर उपलब्ध होंगे। तो अगर आप मैट्रिक इंटर के परीक्षार्थी हैं तो निश्चित रूप से अपने इस यूट्यूब चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके हमसे जुड़ जाएं। यह शिक्षा, शिक्षक और छात्र अभ्यर्थी जगत को ही समर्पित चैनल है जो आगे भविष्य में आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा, इसलिए हमारे चैनल से निश्चित रूप से जुड़ जाएँ। आइए वीडियो में बिना देरी किए हुए आगे देखते हैं कि अगर आप परीक्षार्थी हैं इस बार के मैट्रिक इंटर के तो क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है। इस बार के परीक्षा में जो सबसे महत्वपूर्ण निर्देश अभी अभी आया है वह है कि बिहार बोर्ड ने लगाई पाबंदी, सिर्फ चप्पल पहनने पर मिलेगा प्रवेश। यानी मैट्रिक इंटर परीक्षा में जूता मोजा पहन आने पर रोक लगा दी गई है। जिन वर्षों में आपको इस समय ठंडी अधिक पड़ती है तो किसी साल अलग से निर्देश दिया जाता है कि ठंडी अधिक होने के कारण मैट्रिक इंटर के परीक्षा में जूता पहनकर जाने पर एंट्री दी जाती थी, ऐसा आदेश आता था। लेकिन इस बार मौसम को देखते हुए बिहार बोर्ड ने पाबंदी लगा दी है। यदि आप जूता मोजा पहन कर जाएंगे तो जूता मोजा के साथ में आपकी एंट्री नहीं होगी सेंटर पर। परीक्षार्थी इस बार इंटर और मैट्रिक की परीक्षा जूता मोजा पहनकर नहीं दे पाएंगे। बिहार बोर्ड ने इसे पहन परीक्षा देने पर पाबंदी लगा दी है। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी को सिर्फ चप्पल पहनकर ही प्रवेश मिलेगा। बोर्ड द्वारा इसकी जानकारी सभी केंद्राधीक्षकों, जिलाधिकारी, DO और DPO को दे दी गई है। यानी हर जगह इस नियम को बिहार बोर्ड ने भेज दिया है कि जूता मोजा पहनकर किसी भी कंडीशन में विद्यार्थियों की एंट्री अंदर नहीं होगी।
यदि आप जूता मोजा पहन कर जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे, लेकिन जूता मोजा आपका बाहर खुलवा दिया जाएगा। आपको पूरी परीक्षा जो है खाली पैर देनी होगी। तो खाली पैर परीक्षा देने से बेहतर है कि आप चप्पल पहन कर ही परीक्षा देने जाएं, ताकि जूता मोजा खोलने से लेकर रखने से लेकर या किसी भी प्रकार का झंझट नहीं उत्पन्न हो। इसलिए आप चप्पल पहन कर ही परीक्षा देने जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही सुविधाजनक होगा, क्योंकि जूता पहनकर परीक्षा नहीं देने दी जाएगी। इंटर की वार्षिक परीक्षा जो 1 से 11 फरवरी तक होगी, वहीं मैट्रिक की परीक्षा 14 से 22 फरवरी तक होने वाली है। इन दोनों परीक्षाओं में जूता मोजा पहन कर आने पर रोक लगा दिया गया है। आप चप्पल पहनकर ही परीक्षा देंगे। तो यह था एक पहला महत्वपूर्ण अपडेट। दूसरा है कि परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले तक ही मिलेगा प्रवेश। यानी बिहार बोर्ड ने यह नियम किया है कि जो प्रथम शिफ्ट की परीक्षा है जो 9:30 बजे से शुरू होनी है, और इसमें आपकी एंट्री 9:20 तक ही होगी। उसके बाद किसी भी कंडीशन में एंट्री नहीं होगा। और दूसरी शिफ्ट की जो परीक्षा है वह शुरू होने वाली है 1:45 से 1:45 से, तो उसमें 1:35 के बाद आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। 10 मिनट पहले गेट बंद कर दिया जाएगा, तो आपको 10 मिनट पहले तक ही एंट्री मिलेगी। लेकिन आप अगर परीक्षार्थी हैं इस बार मैट्रिक इंटर 2023 के, तो हम आपको राय देंगे कि 10 मिनट को आप नहीं ध्यान में रख के चलें। कम से कम 1 घंटा पहले सेंटर पर पहुंचने का टाइम लेकर के अपने घर से निकलें। ऐसा समय लेकर निकलें कि 1 घंटा पहले कम से कम आप परीक्षा में पहुंचें, क्योंकि मैट्रिक इंटर की परीक्षा लाखों विद्यार्थी देते हैं, जिससे हर शहर में हर परीक्षा सेंटर के आसपास जाम लगने की पूरी संभावना रहती है, और हर वर्ष जाम लगता ही है। तो जाम के कारण आपके परीक्षा में विलंब न हो, इसलिए आप इतना समय लेकर निश्चित रूप से जाएं कि जाम का भी कंडीशन आपको मिले तो भी आपका परीक्षा छूटे नहीं। तो परीक्षा में बहुत अधिक नज़दीक समय करके सेंटर पर कभी नहीं जाएं। एक घंटे 1.5 घंटे पहले ही परीक्षा सेंटर पर पहुंचने का कोशिश करें, ताकि भाग दौड़ नहीं हो। एक तो जाम लगने पर आपको परीक्षा छूटने की संभावना रहती है। दूसरा, यदि टाइमिंग बहुत नज़दीक आने लगता है तो आप प्रेशर में आ जाते हैं, और प्रेशर में आने के बाद यदि आप एंट्री हो भी जाते हैं तो आधा घंटा आपको नॉर्मल होने में लगेगा परीक्षा देने में, जो आधा घंटा आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए कभी भी परीक्षा सेंटर पर 1 से 1.5 घंटे ही पहुंचने का पहले कोशिश करें। आगे देखिए, आगे दे रहा है कि मैट्रिक और इंटर परीक्षा पर बिहार बोर्ड जल्द जारी करेगा दिशा निर्देश। जारी नहीं करेगा, जारी कर चुका है कि परीक्षा शुरू होने के 1.5 घंटे बाद ही हॉल से बाहर जाने की अनुमति होगी। यानी आप परीक्षा हॉल से चाहेंगे कि परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे 1 घंटे पर हम हॉल से बाहर निकलें फ्रेश होने के लिए भी, तो आपको नहीं जाने दिया जाएगा। यदि आपको 3 घंटे की जो परीक्षा होनी है तो उसमें 1.5 घंटा जो समय आपको मिलता है, तो यह 1.5 घंटा समय मिलता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाने के लिए, OMR को रंगने के लिए। तो जब तक आप इस OMR वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पूरा नहीं कर लेंगे 1.5 घंटे में, जब तक उसको जमा नहीं कर लिया जाएगा, तब तक आपको हॉल छोड़ने की अनुमति किसी भी कंडीशन में नहीं दी जाएगी। इसको ध्यान में रखेंगे। इसलिए आप परीक्षा हॉल में एंट्री होने से पहले अपना फ्रेश हो लेंगे, उसके बाद परीक्षा हॉल में एंट्री करेंगे। यदि आपको प्यास लगेगा 1.5 घंटे से पहले विशेष परिस्थिति में, तो आपके जगह पर ही पानी की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन 1.5 घंटे से पहले आपको किसी कंडीशन में बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। यानी जो 1 फरवरी से मैट्रिक 1 फरवरी से इंटर की परीक्षा और 14 फरवरी से मैट्रिक की परीक्षा है, तो हर दिन 2 शिफ्ट में होनी है, 2 पाली में होना है। पहला शुरू होगा 9:30 से जो 1:45 तक चलेगा, यानी 3 घंटे की परीक्षा होती है। 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है निर्देश पढ़ने के लिए। तो परीक्षा में निर्देश भी ज़रूर पढ़ना होता है कि कितना प्रश्नों का जवाब देना है। हर खंड में सभी प्रश्नों का जवाब नहीं देना होता है। हम लोग कॉपी के मूल्यांकन में जब रहते हैं तो देखते हैं कि पूछता कुछ और है, जवाब दिया गया कुछ और रहता है। यानी अगर दुगुना प्रश्न दिया है, उसमें से आधा का ही जवाब देना है, तो आप आधा ही का जवाब दीजिए। एक तो आपका समय किल होता है। बहुत सारे विद्यार्थियों का कॉपी आता है, हम लोग देखते हैं कि सारे प्रश्नों के जवाब दे दिए रहते हैं। तो 2 चीज़ उसमें होता है, एक तो आपका समय किल होता है, दूसरा शुरू से ही सही प्रश्नों को उतना जांच लिया जाता है, बाकी आगे का छोड़ दिया जाता है।
तो आप अगर शुरू में गलत लिख दिए, चाहे अच्छे से नहीं लिख पाए और अगला प्रश्न अच्छा भी लिखे हैं तो वह नहीं चेक हो पाता है, क्योंकि मान लीजिए कि 10 में से 5 प्रश्नों का जवाब देने के लिए कहा गया है तो शुरू के 5 चेक कर लिए जाएंगे, 5 आपका छूट जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि जो 5 सही होगा, अगर आप ये सोचते होंगे कि 5 पूछ रहा है लेकिन 10 बना देंगे, जो 5 को सही होगा वो मेरा सही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। जो मूल्यांकन होता है उसमें अगर 5 ही हमको चेक करना है तो शुरू से 5 को चेक किया जाता है, इसलिए जितना कहा जाए लिखने के लिए उतना ही प्रश्नों का जवाब देंगे। तो जो पहला शिफ्ट होगा वह होगा 9:30 से 1:45 तक, और दूसरा जो होगा वह 1:45 से 5 बजे तक होगा। तो इसमें शुरू के जो 15 मिनट मिलते हैं वे प्रश्न पत्र को पढ़ने के दिए जाते हैं। तो ज़रूर आप जो उसमें ज़रूरी महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए रहते हैं उसको ज़रूर निर्देशों को पढ़ लें, उसके बाद परीक्षा दें। ऐसा नहीं कि 15 मिनट समय आपको एक्स्ट्रा दिया गया पढ़ने के लिए लेकिन आप उसको नहीं पढ़े और प्रश्न कुछ और कह रहा है, आंसर कुछ और आप कर रहे हैं, तो इससे आपको मुसीबत होगी। तो जो आपको परीक्षा शुरू होगा तो पहला शिफ्ट का जो परीक्षा शुरू होगा 9:30 से, तो 9:45 से लेकर और 11:15 इस समय के बीच में आपको परीक्षा हॉल से बाहर किसी कीमत पर नहीं जाने दिया जाएगा। और दूसरा शिफ्ट का जो परीक्षा शुरू होगा आपको 1:45 से, तो उसमें 3:30 तक आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। यानी 1.5 घंटे तक आपको, जब तक आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाते हैं तब तक पानी पीने या शौचालय जाने की अनुमति आपको नहीं है। आप 1.5 घंटे कंप्लीट करने के बाद ही पानी पीने या शौचालय जा सकेंगे। परीक्षा केंद्र पर 3 बार छात्रों की जांच होगी, एक बार जब बाहर से एंट्री होगा तब होगा, और फिर अंदर जाइएगा तो होगा। एक वीक्षक को 25 विद्यार्थियों का जांच करना है। साथ ही साथ मेन गेट पर जो पुलिसकर्मी रहेंगे तो महिला पुलिसकर्मी छात्राओं की जांच करेंगे, और पुरुष पुलिसकर्मी जो है पुरुष परीक्षार्थियों की जांच करेंगे। तो 3 लेयर का जांच भी आपका होने वाला है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर परीक्षा में ऐसा होता आया है और होगा। आप अपनी तैयारी किए हैं तो निश्चिंत होकर समय से जाएं और समय से पूर्व पहुंचें और अपना परीक्षा निश्चिंत होकर दें। आगे एक है महत्वपूर्ण सूचना कि OMR सीट जेल पेन से न भरें। जो मोटा चलने वाला पेन होता है, तो कितना विद्यार्थी को लगता है कि इससे रंगने में OMR जल्दी रंग देंगे, तो वैसे OMR को कंप्यूटर जो है अपने सिस्टम में नहीं चेक कर पाता है। इसलिए जो बॉल पॉइंट पेन होते हैं उसी का प्रयोग कीजिए। कभी भी जेल पेन से परीक्षा नहीं दीजिए। उसके अलावा अगर कोई प्रश्न मान लीजिए गलत आप रंग दिए तो उसको छोड़ दीजिए, उस पर ध्यान ही नहीं दीजिए, क्योंकि व्हाइटनर या ब्लेड का इस्तेमाल बिल्कुल मना होता है। आप व्हाइटनर ब्लेड के इस्तेमाल कीजिएगा, समय भी आपका किल होगा और वह प्रश्न चेक भी नहीं होगा, गलत में जाएगा, और हो सकता है कि OMR अगर क्षति हो जाए तो पूरा OMR ही आपका चेक नहीं कर पाएगा कंप्यूटर। इसलिए आप बिहार बोर्ड द्वारा मैट्रिक और इंटर वार्षिक परीक्षा 2023 में सम्मिलित हो रहे हैं तो इस बात को ध्यान में रखिए कि OMR सीट जेल पेन से भरिए, और कोई भी गलती हो जाता है कोई प्रश्न तो उसको छोड़कर आगे बढ़िए, आगे के सही प्रश्नों को बनाइए। व्हाइटनर ब्लेड इत्यादि घसने का इस्तेमाल नहीं कीजिए, नहीं तो आपका OMR बर्बाद हो जाएगा, आपका वह प्रश्न भी चेक नहीं हो जाएगा, और OMR जो है अगर क्षतिग्रस्त होता है तो आपकी परीक्षा भी बेकार चल जाएगी। तो एक प्रश्न के चलते पूरी परीक्षा को बेकार नहीं करें। अगर एक प्रश्न गलत आपका हो जाता है तो उसको बिल्कुल छोड़ दें, इग्नोर करें, माइंड ही मत कीजिए, अगला प्रश्न देखना शुरू कीजिए। फिर वही न्यूज़ है कि इंटर और मैट्रिक के परीक्षार्थियों को चप्पल पहन कर देनी होगी। या तो आप चप्पल पहन कर जाइए, नहीं तो जूता मोजा पहन कर जाइएगा तो जूता खोलना होगा, झंझट आपके लिए उत्पन्न होगा। इसलिए चप्पल पहन कर ही परीक्षा देने जाइएगा। और परीक्षा शुरू होने से कम से या आधा घंटा कह रहा है, लेकिन आप कम से कम 1 घंटा पहले सेंटर पर पहुंचिए। तैयारी जो आपकी होनी होगी परीक्षा के 1 दिन पहले तक हो जाती है। परीक्षा के दिन घर पर बैठ के पढ़ने के चक्कर में रहिएगा, जाम लगेगा, परीक्षा छूटने की संभावना होगी। परीक्षा केंद्र पर 1 घंटा पहले कम से कम पहुंचिए। जो आगे निर्देश है या ऑफिशियल निर्देश है, इसको आप लोग जरूर देख लीजिए। वीक्षक का क्या कार्य एवं दायित्व रहेगा, तब
वीक्षक प्रत्येक दिन प्रत्येक पाली की परीक्षा शुरू होने से पूर्व समिति द्वारा उपलब्ध कराए गए अंकित घोषणा पत्र में यह अंकित करेंगे कि उनके प्रभार के अंतर्गत अधिकतम 25 परीक्षार्थियों की जांच उनके द्वारा की गई तथा उनके पास कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं है। यानी जो शिक्षक इस बार वीक्षण कार्य में हैं उनको 25 परीक्षार्थियों को हमने जांच किया, इसका एक शपथ पत्र देना है कि आपने 25 परीक्षार्थियों की जांच अपने द्वारा की है और उनके पास कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं था, इसका शपथ पत्र आपको देना होगा। दूसरा है कि वीक्षक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिका से कोई पन्ना नहीं निकाला गया है और नहीं जोड़ा गया है, क्योंकि जो कॉपी मिलेगी उसमें न एक्स्ट्रा पेज मिलना है न एक्स्ट्रा पेज जोड़ना है। इसको भी ध्यान रखिए कि कोई परीक्षार्थी कॉपी में से कुछ फाड़ा और दूसरा पेज ऐड तो नहीं किया है। और तीसरा चीज़ आपको महत्वपूर्ण देखना है कि परीक्षार्थियों के कमरा में दाखिल होने के पूर्व वीक्षक सभी परीक्षार्थियों की स्वयं की भी तलाशी कर सुनिश्चित होने कि उनके पास कोई आपत्तिजनक कागजात नहीं है। यानी जिस कमरे में आपका वीक्षण ड्यूटी है उसमें जितने परीक्षार्थी का परीक्षा है उनको एक बार जांच करके आप आश्वस्त हो लें, क्योंकि जिस कमरे में निरीक्षण के क्रम में यदि सामूहिक कदाचार करते हुए परीक्षार्थी पाए जाएंगे तो उस कमरे के वीक्षक ही कदाचार कराने के जिम्मेदार होते हैं। तो आपके लिए वीक्षण का कार्य भारी पड़ जाएगा, आपके ऊपर एक्शन हो जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। जो परीक्षार्थियों के परीक्षा केंद्र में प्रवेश का निर्धारित समय है, तब पीछे भी हमने बताया कि 10 मिनट पहले तक ही एंट्री होगी। यानी 9:30 से परीक्षा है तो 9:20 तक, और दूसरी शिफ्ट की परीक्षा 1:45 में है तो 1:35 तक ही अनुमति होगी। लेकिन आपको हम कह रहे हैं कि कम से कम 1 घंटा पहले आप सेंटर पर पहुंचिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण निर्देश बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का आया है वह है कि आपको जूता मोजा पहन कर आना वर्जित है। आप जूता मोजा पहनकर बिल्कुल मत जाएं, आपके लिए झंझट खड़ा होगा, खोलना होगा, बाहर रखना होगा, आपके लिए उत्पन्न होगी मुसीबत। इसलिए आप चप्पल पहनकर ही घर से जाएं। मौसम भी ठीक हो गया है, कोई वैसी समस्या नहीं है, इसलिए बोर्ड ने भी सख्त आदेश कर दिया है कि किसी भी कीमत पर जूता मोजा पहनकर एंट्री नहीं दीजिए। और इसका निर्देश सभी जगह पर आ चुका है, इसलिए आप घर से ही चप्पल पहनकर जाइए। परीक्षार्थियों की सघन तलाशी, तो परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थियों के प्रवेश के समय गेट पर ही सघन तलाशी, मेन गेट पर जहां से एंट्री होती है, पुलिस बल जो वहां पर नियुक्त होंगे उनके द्वारा आपका जांच किया जाएगा। जो महिला परीक्षार्थी होंगी उनके लिए महिला केंद्राधीक्षक और महिला वीक्षक होंगी। महिला पुलिस भी हो सकती हैं और पुरुष वीक्षक जो है उसमें एक्स्ट्रा में रह सकते हैं। और परीक्षा केंद्र के गेट पर आवश्यकतानुसार परीक्षा कक्ष में महिला परीक्षार्थियों के लिए चीट पुर्जों की तलाशी जो है महिला पुलिसकर्मी, महिला वीक्षक, महिला केंद्र निरीक्षक और प्रतिनियुक्त महिला पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। तो जो महिला परीक्षार्थी होगी उनकी जांच महिला द्वारा, जो पुरुष होंगे पुरुष द्वारा जांच किया जाएगा, जो कि नियम भी है। और तीसरा चीज़ है कि परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में वीक्षक के अतिरिक्त अन्य कर्मियों को भी लगाया जा सकता है। यानी बहुत सारे परीक्षार्थियों का सेंटर है और 1 वीक्षक, 2 वीक्षक, 5 वीक्षक, 10 वीक्षक से अगर नहीं जांच हो पाता है तो वे अपने स्तर से अन्य लोगों से भी आपका जांच करा सकते हैं अपने स्तर से रख करके। चलिए अगला जो नियम है वह है गैर आवश्यक सामग्रियों एवं मोबाइल फ़ोन के साथ प्रवेश आपका वर्जित है। परीक्षा केंद्र पर जो आमतौर पर आप लोग जानते भी हैं कि मोबाइल, ब्लूटूथ, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, व्हाइटनर, इरेजर, घड़ी इत्यादि लेकर के जाना मना होता है। कोई भी उपकरण लेकर के आप नहीं जा सकते हैं। उसके अलावा परीक्षा कक्ष में कोई भी परीक्षार्थी और साथ में वीक्षक भी, जो शिक्षक वीक्षण कार्य में वहाँ पे प्रतिनियुक्त हैं, उनको भी मोबाइल नहीं लेकर जाना है। इसलिए आप भी मोबाइल नहीं लेकर जाएंगे और परीक्षार्थी भी मोबाइल लेकर नहीं जाएंगे। परीक्षा केंद्र के परिसर में परीक्षा अवधि में मीडिया कर्मियों का भी प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा। कोई प्रेस वाला भी मोबाइल कैमरा लेकर उसके अंदर नहीं जा सकता है। परीक्षा केंद्र के भीतर केंद्राधीक्षक के सहयोग हेतु जो भी शिक्षक, सुरक्षित वीक्षक या अन्य कर्मी उपस्थित रहेंगे, परीक्षा के दौरान वे अपने पास मोबाइल फ़ोन नहीं रखेंगे। एकमात्र केंद्राधीक्षक को, जो सेंटर सुपरिटेंडेंट होते हैं, उन्हीं को ऐसा
रहता है आदेश कि वही मोबाइल एक रख सकते हैं, क्योंकि बोर्ड द्वारा या डीएम साहब द्वारा, डीओ साहब द्वारा जो उनसे फीडबैक लिया जाता है या बात किया जाता है, इसलिए उसके अलावा उनके साथ जो भी शिक्षक या कोई भी कर्मी रहेंगे, वो कोई भी कर्मी परीक्षा सेंटर पर मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, मोबाइल लेकर के नहीं जा सकते हैं। जो केंद्राधीक्षक के नियंत्रण में कंप्यूटर शिक्षक हैं, जो परीक्षा केंद्र पर मोबाइल रखने की अनुमति दी जाएगी, जिनको बोर्ड में रिपोर्टिंग करना है, उनके लिए एक अलग अलग कमरा जो है फिक्स किया गया रहेगा, वहीं पे इसका इस्तेमाल वे कर सकेंगे। उसके बाद है कि परीक्षा केंद्र पर केंद्राधीक्षक तथा मोबाइल ऐप संचालित करने वाले कर्मी को छोड़कर कोई अन्य कर्मी जो है मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये जो है प्रतिनियुक्ति से संबंधित है। उसके बाद गैर शिक्षण संस्थान किसी अन्य संस्थान में परीक्षा केंद्र निर्धारित होने पर क्या करना है वह है। उसके बाद केंद्राधीक्षक के सहयोग के लिए तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में है। चलिए आगे जो महत्वपूर्ण है उसको अभी हम लोग देखते हैं। तो मान लीजिए कि ऐसे परीक्षार्थी जिनके प्रवेश पत्र में फोटो जो है गलत हो गया है, कभी कभी एडमिट कार्ड आता है तो फोटो आपके जगह पर किसी और का हो जाता है या धुंधला हो जाता है, नहीं दिखता है, तो आप इस टेंशन में नहीं लेंगे कि आप परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। अगर वैसी गलती आपके एडमिट कार्ड पर फोटो से संबंधित है तो आप बिल्कुल परीक्षा देने जाएं, लेकिन साथ में आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या वोटर आई कार्ड, पैन कार्ड या फोटो युक्त बैंक पासबुक किसी एक को लेकर के आप जाएं, जिससे आपकी आईडी प्रूफ हो सके। फोटो युक्त कोई भी पहचान पत्र जो ये दिया गया है 6 गो, इसमें से लेकर के जाएं, आपको परीक्षा हॉल में बिल्कुल बैठने दिया जाएगा। और साथ ही अन्य विद्यार्थियों से भी हम राय देंगे कि कम से कम अपना आधार कार्ड जरूर लेकर जाएं, क्योंकि एडमिट कार्ड में कोई भी अगर दिक्कत होता है या कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आधार कार्ड जरूर आपका जांच होगा। तो आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आई कार्ड, पैन कार्ड जो भी आपके पास उपलब्ध हो, आधार कार्ड आजकल सब किसी के पास उपलब्ध है, तो उसको लेकर के आप जरूर जाएंगे एडमिट कार्ड के साथ में। अगला है कि मान लीजिए कि आप परीक्षा देने जा रहे हैं, भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन रास्ते में अगर आपका एडमिट कार्ड कहीं गिर गया या गुम हो गया या आप लेट हो रहा है और अपने घर से जल्दीबाजी में निकल गए, एडमिट कार्ड घर पर ही छोड़ दिए, तब भी जो है आप यह नहीं सोचें कि अब आपकी परीक्षा नहीं होगी, वापस हो जाते हैं। आपके साथ अगर ऐसा होता है तो भी आपकी परीक्षा ली जाएगी, बोर्ड ने इसकी भी व्यवस्था की है। ऐसी स्थिति में जो आपका अटेंडेंस सीट आया रहता है परीक्षा सेंटर पर, तो परीक्षा सेंटर के अटेंडेंस सीट में जो उपस्थिति पत्रक में सेकेंड फोटो से आपका पहचान किया जाएगा और रोल सीट से सत्यापित कर परीक्षा में बैठने की औपबंधिक अनुमति दी जाएगी और इसकी लिखित सूचना समिति को, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सेंटर कर देगा। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने यह हर प्रकार के नियम बनाए हैं गुंजाइश कि अगर किसी भी परिस्थिति में आपका परीक्षा नहीं छूट पाए, आपका अगर एडमिट कार्ड गुम हो जाता है, फोटो आपका गलत है या जेंडर गलत है, मान लीजिए महिला पुरुष गलत हो गया, आपका सेंटर गलत जगह पर दे दिया गया, तब भी मान लीजिए कि पुरुष का सेंटर है वहाँ महिला का नहीं है, किसी महिला का जेंडर जो है पुरुष दे दिया गया और पुरुष जेंडर के कारण पुरुष सेंटर पर उसका हो गया, तो कोई भी केंद्र अधीक्षक जो हैं परीक्षा लेने से मना नहीं कर सकते हैं। आपके एडमिट कार्ड पर अगर वह सेंटर दर्ज है, अगर वह सेंटर आपका नहीं होना चाहिए लेकिन गलती से दर्ज हो गया है, तो उसी परीक्षा सेंटर पर आपकी परीक्षा ली जाएगी। ऐसा नियम बनाया गया है और इसकी सूचना बोर्ड को दी जाएगी, लेकिन परीक्षा से आपको वंचित नहीं किया जा सकता है। जो मैंने कहा वह बात यहाँ दिया हुआ है कि परीक्षा के प्रवेश पत्र में अगर लिंग संबंधी कोई विवरण त्रुटिपूर्ण अंकित हो गई है तो आपको वहाँ पे अलग परीक्षा सेंटर अलग बैठने की व्यवस्था करेगा और केंद्राधीक्षक आपकी व्यवस्था करके परीक्षा आपका लेंगे। आपको यह कहकर नहीं बाहर किया जा सकता है कि यह महिला का सेंटर है और आप पुरुष हैं, आपका परीक्षा नहीं लिया जाएगा। अगर उसी सेंटर का एडमिट कार्ड आपका आ गया है गलती से भी और वहीं सेंटर आपके एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है, तो आप वहाँ परीक्षा देने के अधिकार रखते हैं, आप परीक्षा वहां देंगे। केंद्राधीक्षक परीक्षा केंद्र परिवर्तन के मामले में जो है
वो अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। अगर कोई नहीं ड्यूटी करना चाहते हैं, किसी प्रकार से असमर्थ हैं, तो वे इसकी सूचना जिला शिक्षा पदाधिकारी को देंगे। परीक्षा शुरू हो जाएगा तब वह चेंज नहीं कर सकते हैं। परीक्षार्थी के परीक्षा कक्ष छोड़ने के संबंध में किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि उस प्रश्न पत्र की परीक्षा समाप्ति नहीं हो जाती है। यानी आप जो है अगर परीक्षा पूरा दे भी लेते हैं समय से पहले, 3 घंटा से पहले भी आप दे लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप सेंटर से बाहर जा सकते हैं। आपको अंत तक बैठना होगा। जब तक घंटी बजेगी नहीं, सबका कॉपी कलेक्ट नहीं होगा, कॉपी की गिनती नहीं हो जाएगी, तब तक आपको परीक्षा हॉल से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। उसके बाद है कि आपको जो व्यवहारित OMR दिया जाएगा, जो 9:30 से परीक्षा शुरू है, 12:45 तक चलनी है, तो उसका जो है 11 बजे ले लिया जाएगा आपसे ऑब्जेक्टिव वाला OMR। उसके बाद ही आप जो है फ्रेश होने भी जा सकते हैं। और जो सेकेंड सीटिंग का है उसका ले लिया जाएगा, नहीं, जो मेन है उसका ले लिया जाएगा 12:45 में। यानी OMR ले लिया जाएगा 11 बजे, परीक्षा 9:30 में शुरू होगी, तो 1.5 घंटे के बाद 11 बजे ले लिया जाएगा और फाइनल कॉपी आपका 12:45 में ले लिया जाएगा, प्रथम पाली के लिए। और दूसरी पाली के लिए है कि आपका 3 बजे ले लिया जाएगा ऑब्जेक्टिव का OMR और 4:30 बजे जो है 5 बजे जो है आपका पूरा कॉपी ले लिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आपको जो कॉपी मिलेगी वह एक 24 पृष्ठ का भी होगा और कुछ विषय में 20 का भी होगा। तो 24 का कौन होगा? तो जो गणित और उच्च गणित के विषय हैं वह 24 पृष्ठ के होंगे, क्योंकि पृष्ठ संख्या 23 पर ग्राफ पेपर इत्यादि भी दिया हुआ रहता है। तो आपको गणित और उच्च गणित में 24 पृष्ठ का और बाकी विषयों में जो है 20 पृष्ठ का कॉपी मिलेगा। चलिए, सबसे महत्वपूर्ण जो 2 पेज आपके लिए है, परीक्षार्थियों के लिए, वीक्षक के लिए भी, वह यहाँ से शुरू होता है। इसलिए बिना स्किप किए हुए वीडियो में बने रहेंगे। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और आप छात्र अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, इस बार के मैट्रिक इंटर के या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आगे करेंगे या आगे भविष्य में कौन सा आप एडमिशन लेंगे, कौन सा कोर्स करेंगे, किस कॉलेज को ज्वाइन करेंगे, किस विषय से पढ़ेंगे तो क्या क्या बेनिफिट होगा, किस विषय का स्कोप क्या है, सारे संबंधित वीडियो आपको अपने इस चैनल पर मिलेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं। आगे के लिए यह शिक्षा जगत का ही चैनल है, आपके लिए बहुत उपयोगी वीडियो इस पर आते रहेंगे, इसलिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चलिए, जो सबसे महत्वपूर्ण है सो यहाँ से शुरू है कि उत्तर पुस्तिका प्राप्त होते ही परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र तथा उत्तर पुस्तिका पर मुद्रित विवरणों का मिलान कर यह अवश्य सुनिश्चित हो लें कि उत्तर पुस्तिका वीक्षक द्वारा उन्हें जो दी गई है वह उन्हीं की है। यानी जो आपको उत्तर पुस्तिका मिली है वह आपके रोल नंबर के अनुसार आना है, तो वह आप ही का है, यह पहले सुनिश्चित कर लेंगे, तभी उसको भरना शुरू करेंगे। चलिए, जो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है कि परीक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका के कवर पृष्ठ के बायां भाग में केवल विषय का नाम एवं उत्तर देने का माध्यम अंकित करेंगे। साथ ही जो प्रश्न पत्र आपको मिला है उसके सेट कोड को भी दिए गए बॉक्स में भरेंगे और सेट कोड वाले गोलक को भरेंगे, मतलब गहरा करके उसको रंगेंगे। यानी जो आपको OMR मिला, OMR सहित जो मेन आपको कॉपी मिली है, उत्तर पुस्तिका मिली है, उसके बाएं भाग में आपको सिर्फ जो है विषय का नाम और उत्तर देने का माध्यम, यानी अगर आप हिंदी में दे रहे हैं तो देवनागरी, या रोमन में दे रहे हैं, अंग्रेजी में दे रहे हैं, उसको लिखना है। और आपको जो प्रश्न पत्र का सेट कोड ABCD मिला है वह 3 ही चीज़ सबसे बाएं वाले खंड में भरना होता है। 3 खंड दिए गए रहते हैं, एक बाएं, एक बीच में और एक दाएं। तो आपको बाएं वाला भरना है और सबसे दाएं वाला भरना है, बीच वाला आपको बिल्कुल भी नहीं भरना होता है। उसके बारे में भी आगे बताने वाले हैं कि क्यों नहीं भरना है, किसके लिए वह है।
दूसरा जो पॉइंट है कि परीक्षार्थी कवर पृष्ठ के दाहिना भाग में प्रश्न पत्र के सेट कोड को दिए गए बॉक्स में लिखें और सेट कोड वाले गोलक को रंगेंगे और निर्दिष्ट स्थान में अपने प्रश्न पत्र का क्रमांक अंकित करते हुए अपना पूरा नाम, विषय का नाम, अपना पूर्ण हस्ताक्षर अंकित करेंगे। यानी आपको जो यह उत्तर पुस्तिका मिलेगी इसके 3 भाग होंगे। तो आपको इस भाग को भरना है, इस भाग को भरना है, इस भाग को आपको बिल्कुल नहीं भरना है। तो जो बायां वाला भाग होगा यह भाग, इसमें आपको भरना है विषय का नाम, उत्तर देने का माध्यम और प्रश्न पत्र का सेट कोड और सेट कोड को रंगना है। और दाएं वाला जो भरना है इसमें आपका पूरा अपना डिटेल भरना है। और बीच वाला भाग जो है आपको बिल्कुल छूना नहीं है, इसको नहीं रंगना है। आपको केवल बाएं और दाहिने भाग में ही भरना है। जो बीच का रहता है वह एमपीपी और परीक्षक, जब आपका कॉपी का मूल्यांकन हम लोग करने जाते हैं तब इसको हम लोग भरते हैं। तो हम लोग आमतौर पर देखते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि इस एमपीपी और परीक्षक वाले खंड को, बीच वाले खंड को भी भर दिए रहते हैं, जो नहीं भरना है। हालांकि मानवता के दृष्टि से उसको छटनी नहीं किया जाता है। हम लोग उसको जो है व्हाइटनर लगा के मिटा के, बहुत हम लोगों को मुश्किल होता है, लेकिन हम लोग उसको चेंज करते हैं। वह हम लोगों को मूल्यांकन का सेंटर कोड इत्यादि, आपको कितने नंबर मिले, क्या हुए, वे सब हम लोग को भर के सिग्नेचर करना होता है, एमपीपी और जो परीक्षक हैं उनको। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि परीक्षार्थी ही उसको भर देते हैं, जहां आपकी परीक्षा हुई रहती है, जितना का परीक्षा है वह भर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इस आधार पर आपके उत्तर पुस्तिका को छांटा भी जा सकता है, कॉपी आपका नहीं चेक किया जाएगा, रिजल्ट पेंडिंग में भी जा सकता है, लेकिन मानवता की दृष्टि से सही किया जाता है। लेकिन यह बिल्कुल नियम के विरुद्ध है। इसलिए आप पिछले खंड को ऊपर ही लिखा रहता है कि यह एमपीपी और परीक्षक द्वारा भरा जाएगा। यानी आपका मूल्यांकन किस सेंटर पर होता है, वह सेंटर का नाम, सेंटर का कोड, आपको कितना नंबर आया वह अंक में, शब्द में यह लिख के नीचे जो है परीक्षक और एमपीपी का सिग्नेचर होता है। बीच वाला भाग आपको बिल्कुल नहीं भरना होता है। ऐसी गलती आप नहीं करेंगे। अगला है कि परीक्षार्थी गोलकों को काला करने के लिए केवल नीले काले पेन का प्रयोग करेंगे, बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करेंगे। पहले भी हमने बताया है, जेल पेन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको बॉल पेन और नीले और काले का ही प्रयोग करना है। लेखन यंत्र, व्हाइटनर, इरेजर, नाखून स्याही, ब्लेड इत्यादि का इस्तेमाल बिल्कुल वर्जित है। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका लेते ही सुनिश्चित कर लें कि 20 या 24 पृष्ठ हैं और सभी सही क्रम में हैं कि नहीं हैं। आपको जो उत्तर पुस्तिका कॉपी मिल रही है वह 20 या 24 है कि नहीं। 20 कौन होंगे, 24 कौन होंगे? तो पहले मैंने बताया कि 24 जो होगा वह गणित और उच्च गणित का होगा। 2 विषय का 24 पृष्ठ का होता है, क्योंकि ग्राफ इत्यादि उसमें देना होता है। और बाकी जो भी विषय की परीक्षा होगी उसमें 20 पृष्ठ ही रहते हैं। परीक्षार्थी को अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप कोई क्वेश्चन बनाते गए काटते गए, बनाते गए काटते गए, तो आपको एक्स्ट्रा कॉपी नहीं मिलना है। इसलिए आप कॉपी को बर्बाद नहीं करेंगे। परीक्षा ऐसे सावधानी से देंगे कि आपका उसी कॉपी में हो जाए, अलग से देने का प्रावधान नहीं है। परीक्षार्थी जो है पूरी उत्तर पुस्तिका में किसी भी स्थान पर या किसी उत्तर में अपना रोल कोड, रोल नंबर इत्यादि अंदर नहीं लिखेंगे। कॉपी चेक करने में ऐसा भी मिलता है कि अपना फ़ोन नंबर संपर्क कीजिए, अपना नाम, रोल नंबर कुछ भी लिख के कि हमसे संपर्क कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, या जो है आपको इमोशनली भावनात्मक बातों को लिखा जाता है। ये सब आप बिल्कुल नहीं करें। इस आधार पर आपके उत्तर पुस्तिका में 0 नंबर दे के आपको फेल भी कराया जा सकता है, और यह सब लिखने पढ़ने से आपको कोई बेनिफिट नहीं होता है। इसलिए आप जो पढ़े हुए हैं, जो तैयारी आपकी है, उस आधार पर परीक्षा दे। बाकी व्यर्थ बातों को लिखने से आपका समय व्यर्थ जाता है, उससे कोई आपको बेनिफिट नहीं होता है। उसके अलावा है कि उत्तर पुस्तिका के दोनों ओर तथा प्रत्येक लाइन पर लिखें एवं पृष्ठों को नष्ट न करें, क्योंकि आपको जो 20 पृष्ठ का मिला है 20 पृष्ठ ही हैं, इसलिए उसको व्यर्थ नहीं करेंगे। उत्तर पुस्तिका के पृष्ठों को न मोड़ें, न फाड़ें, न बीच में व्यर्थ ही खाली नहीं छोड़िए। कभी कभी आप क्या करते हैं, यह भी देखने को मिलता है कि आप 2-3 पेज छोड़ दीजिएगा कि बाद में लिखेंगे, और 3 पेज के आगे
फिर से लिखते हैं, ऐसा नहीं कीजिए। जो प्रश्न आपको आता है वह लगातार लिखिए, और जो पहले के भी प्रश्न अगर छूटे हैं तो उसका नंबरिंग देकर आप बाद में भी लिखेंगे तो आपके उन प्रश्नों को जांचा जाता है। तो यह बिल्कुल नहीं करेंगे कि 1 नंबर 2 नंबर प्रश्न लिखे और 3-4 के लिए पेज छोड़ के फिर पांचवा पेज में लिख दिया, ऐसा नहीं करेंगे। अगर 1 नंबर आया उसके बाद आपको 7 नंबर प्रश्न आ रहा है तो 1 के बाद 7 लिखिए, फिर 7 के बाद अगर 3 आपको याद आया आपको लिखना है तो 7 के बाद 3 लिखिए, 3 के बाद 5 लिखिए। नंबरिंग से कोई मतलब नहीं है, नंबरिंग होना चाहिए लेकिन नंबरिंग सीरियल में हो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, बीच में अगर 2-3 पेज आप खाली छोड़ दिए उसके बाद लिखे तो हालांकि मूल्यांकन में तो सभी पेजों को देखा जाता है, लेकिन गलती से अगर जो आपके कॉपी के परीक्षक हैं उनका ध्यान नहीं गया तो आगे वाला प्रश्न आपका छूट सकता है। इसलिए जो भी परीक्षा दें, जितने भी प्रश्नों का हल करें उनको लगातार आप लिखेंगे, बीच में पृष्ठों को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अगला है कि प्रश्न पत्र में दी हुई संख्या क्रमांक के अनुसार अपने उत्तरों की संख्या क्रमांक लिखें। यानी जिस प्रश्न का कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि आप जवाब दिए रहते हैं लेकिन किस प्रश्न का है वह प्रश्न नंबर ही नहीं रहता है, तो पता ही नहीं चलता है ये कितना नंबर का वह था, कौन सा प्रश्न था। तो वैसे प्रश्न आपके लिखने व्यर्थ हो जाते हैं, तो नंबरिंग जरूर दें। सभी प्रश्नों के उत्तर समाप्त होने पर अंतिम में नीचे एक क्षैतिज रेखा खींच दें या थोड़ी सी जगह छोड़ दें कि पता चले कि यहाँ से क्वेश्चन बदल रहा है। नहीं तो लगातार आप लिखते जाएंगे तो कभी कभी यह होता है कि आपका 2 क्वेश्चन के बदले एक ही क्वेश्चन का नंबर मिलेगा। तो थोड़ा सा नीचे लकीर खींच दे या गैप जरूर छोड़िएगा। परीक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका वीक्षक को दिए बिना परीक्षा भवन नहीं छोड़ेंगे। जब तक आपका उत्तर पुस्तिका वीक्षक जमा नहीं कर लेते हैं, मिलान नहीं कर लेते हैं, तब तक आप कभी भी हड़बड़ी में परीक्षा कक्ष से बाहर नहीं निकलिए। परीक्षा केंद्र में कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, ईयरफोन, पेजर, ब्लूटूथ या इस प्रकार का कोई भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मत ले जाइए। यह सख्त मनाही है, आपके ऊपर एक्शन भी हो सकता है। सही गोले को अच्छी तरह से नीले काले पेन से पूर्णतः भरें। गोला को पूरा भरिए, थोड़ा सा भर के या गोला से बाहर कभी मत भरिएगा। जो ऊपर मैंने बताया कि मध्य भाग में परीक्षार्थी अथवा वीक्षक या केंद्राधीक्षक किसी के द्वारा कुछ नहीं अंकित किया जाना हो, एकदम उसको सादा रखिएगा। बाएं भाग भरिए, दायां भाग भरिए, बीच का खाली छोड़िए। वह आपका जब कॉपी का मूल्यांकन होता है तब होता है। दाएं भाग वाला जो पेज होता है तो दायां भाग फाड़ करके आपके बोर्ड में रह जाता है और उसका कोडिंग कर करके जाता है। यह बिल्कुल सेंटर पर पता नहीं चल पाता है कि कौन कॉपी आपका है, क्या है, वह कोडिंग करके आता है। फिर जब मूल्यांकन होकर आपका कॉपी जाएगा तो उस कोडिंग के अनुसार आपके दाएं वाले पृष्ठ को उसमें ऐड किया जाता है। तो दाएं वाले को भरें, दाएं वाला भी सावधानी से भरें क्योंकि वही बोर्ड में रहता है, और बाएं वाला भी सावधानी से भरें, मूल्यांकन केंद्र पर वहीं जाता है। लेकिन बीच वाला बिल्कुल आप नहीं भरें। बीच वाला जाता है मूल्यांकन केंद्र पर जिसमें एमपीपी और परीक्षक को भरना होता है, उनका दस्तखत मोहर करना होता है। वह आपके लिए या वहाँ पे परीक्षा के समय वीक्षक केंद्राधीक्षक किसी के लिए वह नहीं होता है। इसलिए परीक्षा के समय उसको आप बिल्कुल छेड़ेंगे नहीं। जो आगे का महत्वपूर्ण है वह है उत्तर पुस्तिका प्राप्त होते ही परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र के अनुसार अपनी उत्तर पुस्तिका के कवर पृष्ठ के बाएं एवं दाहिने भाग को परीक्षार्थी द्वारा भरा जाएगा। मध्य भाग वही बात फिर है कि बाएं, और यह जो है मान लीजिए उत्तर पुस्तिका है तो इसमें 3 भाग में रहेगा। आप इसको भरें, इसको भरें, इसको बिल्कुल मत भरिए। बीच ऊपर लिखा हुआ होगा एमपीपी के कार्य हेतु, तो एमपीपी वाला मत भरिए। एमपीपी आप नहीं है, मूल्यांकन में जो लोग जाते हैं वो होते हैं। आगे है कि केवल नीले या काले बॉल पेन का ही प्रयोग करें। अन्य किसी लेखन यंत्र, स्याही, पेंसिल, व्हाइटनर या जेल पेन का प्रयोग बिल्कुल मत कीजिए। बॉल पॉइंट पेन वो भी नीला और काला का ही प्रयोग करना है। उसके आगे है कि परीक्षार्थी गोलकों को भरने के लिए केवल नीले काले बॉल पेन का प्रयोग करेंगे, नहीं तो परीक्षा फल अमान्य कर दिया जाएगा। यानी किसी जेल वोल से पेंसिल से भरिएगा तो कंप्यूटर जो है वह नहीं लेगा, वो एमआर आपका जाँच नहीं हो पाएगा। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका लेते ही सुनिश्चित कर लें कि इसमें 20 या 24 पृष्ठ, यानी मैथ और एडवांस मैथ, गणित और उच्च गणित में 24 पृष्ठ रहेंगे और बाकी विषयों में 20 पृष्ठ। तो आपका है कि नहीं? परीक्षार्थी को अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी, इसलिए कभी भी पृष्ठों को बर्बाद आप मत उस परीक्षा में कीजिएगा। आगे है कि परीक्षार्थी
पूरी उत्तर पुस्तिका में कवर पेज को छोड़कर किसी भी स्थान पर या किसी उत्तर में अपना रोल कोड, रोल नंबर, नाम, विद्यालय नाम, परीक्षा का स्थान न लिखें। यानी जहां लिखना है ऊपर दाहिने साइड में वहीं लिखिए, उसके अलावा कहीं भी कुछ भी कोडिंग या नाम उम अपना मत लिखिएगा। उत्तर पुस्तिका के दोनों ओर तथा प्रत्येक लाइन पर लिखें तथा पृष्ठों को नष्ट न करें। उत्तर पुस्तिका के पृष्ठों को न मोड़ें न फाड़ें और बीच बीच में व्यर्थ ही खाली न छोड़ें, क्योंकि अलग से कॉपी नहीं मिलने वाला है। प्रश्न पत्र में दी गई संख्या क्रमांक के अनुसार ही अपने उत्तर की संख्या लिखें। जो प्रश्न का जवाब दे रहे हैं वह कितना नंबर प्रश्न है इसका जरूर उसमें मेंशन करेंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर समाप्त होने पर अंतिम में नीचे एक क्षैतिज रेखा खींच देंगे। यदि रफ कार्य करने की आवश्यकता हो तो परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर रफ कार्य कीजिए, रफ कीजिए और रफ करने के बाद उसको काट दीजिए। काटने से आपको पता चल जाता है, जो चेकर होते हैं कि यह रफ किया हुआ है उस पर वो नहीं ध्यान देंगे। परीक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका वीक्षक को दिए बिना परीक्षा हॉल बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। परीक्षा केंद्र में कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, ईयरफोन, पेजर, ब्लूटूथ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर नहीं जाएंगे, बिल्कुल मनाही है। आपके लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी और परीक्षा से भी आप वंचित होइएगा। उसके बाद है कि सही गोलों को अच्छी तरह से नीले काले पेन से पूरा भरने के हेतु उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ के पिछले पृष्ठ पर उदाहरण अंकित किया गया रहता है, उसको आप पढ़ के देख कर समझ कर ही देंगे। और फिर से उसी बात का जिक्र है कि बाएं, और इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, कई जगह चर्चा है कि दाएं भाग भरिए, बाएं भाग भरिए, बीच वाला भाग बिल्कुल मत भरिए। यह जो है आपके एडमिट कार्ड पर तो सब डेट आ ही गया होगा, लेकिन इसमें मैंने परीक्षा का टाइम टेबल भी डाल दिया है। इसका स्क्रीनशॉट भी आप लेकर के देख सकते हैं कि कौन सी परीक्षा किस दिन होने वाली है। तो 1 तारीख से जो इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हो रही है वह परीक्षा मैथ से शुरू हो रही है, और सेकेंड शिफ्ट में आर्ट्स वाले का हिंदी है। 2 तारीख को जो है साइंस वाले का फिजिक्स है, और आर्ट्स वाले का इंग्लिश है। 3 तारीख को जो है आपको साइंस वाले का केमिस्ट्री है, और आर्ट्स वाले का भी मैथिली इत्यादि, उर्दू इत्यादि है, और फाउंडेशनल कोर्स है। 4 तारीख को जो है इंग्लिश है, और सब्जेक्ट कोड 404, 430 इत्यादि का है। इसका आपको पास एडमिट कार्ड में आ ही गया होगा। उसके बाद 6 तारीख को बायोलॉजी है, और आर्ट्स वाले का पॉलिटिकल साइंस है, कॉमर्स वाले का बिजनेस स्टडी है। 7 तारीख को हिंदी है। अपने परीक्षा के विषय कोड के अनुसार देख लेंगे जो भरे हुए हैं। आईए का इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स का इकोनॉमिक्स है। वेडनेसडे को जो है 8 फरवरी को ये सब परीक्षाएं होनी है, इसको आप लोग एक बार देख लेंगे अपना। उसके बाद मैट्रिक का यह है कि 2 शिफ्ट में यह भी होनी है। प्रथम शिफ्ट जो है 9:30 से शुरू होगा, जो 1:45 तक चलेगा। दूसरा शिफ्ट 1:45 से शुरू होगा, जो 5 बजे तक चलेगा। 14 तारीख को गणित से शुरू हो रहा है। तो दोनों सीटिंग जो है इसमें एक ही विषय होता है, चूँकि इसमें अधिक संख्या होती है तो किसी का फर्स्ट शिफ्ट में होगा तो उसका सेकंड में नहीं, सेकंड में किसी का होगा तो फर्स्ट में नहीं। तो 14 को गणित है, 15 को विज्ञान है, उसके बाद 16 को सामाजिक विज्ञान है, 17 को अंग्रेजी है, उसके बाद 18-19 नहीं है। 20 तारीख को जो है मातृभाषा हिंदी है। 21 तारीख को जो है द्वितीय भारतीय भाषा है, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी जो लिए होंगे। और 22 तारीख को जो है ऐच्छिक विषय कोई एडवांस मैथ या कॉमर्स, अर्थशास्त्र, फारसी, संस्कृत, अरबी जो एक्स्ट्रा लिए होंगे वो होगी। और दोनों शिफ्ट में इसमें परीक्षा होनी है। किसी का एक ही शिफ्ट में होगा, आपका फर्स्ट में होगा तो किसी और का सेकंड में होगा। इसमें परीक्षार्थी अधिक होते हैं, इसलिए दोनों शिफ्ट में सेम विषय की परीक्षा ली जाती है, और इंटर में दोनों शिफ्ट में अलग अलग परीक्षार्थियों का अलग अलग परीक्षा लिया जाता है। तो यह था आपका जो हाईलाइटेड नियम है पेपर कटिंग, उसको भी हमने बताया। साथ ही साथ जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा परीक्षा संचालित करने की निर्देशिका है उसको भी हमने समझाया। आप वीडियो को बिना स्किप किए हो अगर नहीं देखे होइएगा तो फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिए। थोड़ा सा समय जहां आप 1-2 साल मेहनत किए हैं परीक्षा के लिए, वैसे ही इसको थोड़ा देर का वीडियो है, इसको पॉइंट बाय पॉइंट देख लें ताकि परीक्षा में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। सारे महत्वपूर्ण बातों को पॉइंट टू पॉइंट बिना बात को घुमाए
लगातार मैंने बातों को रखा है, इसलिए लगातार आप देखे होइएगा तो सब कुछ स्पष्ट हो गया होगा, किसी प्रकार का मन में संशय नहीं होगा, क्लियर आपका सब कुछ हो गया रहेगा। तो यदि आप मैट्रिक इंटर के परीक्षार्थी हैं या आपके परिवार का कोई भी स्टूडेंट मैट्रिक इंटर 2023 का परीक्षा दे रहा है, या आप वीक्षक हैं, वीक्षण कार्य में हैं, शिक्षक हैं, तो इस चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल को अपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो यह DS मिश्रा ऑफिशियल चैनल है यह जो है छात्र, अभ्यर्थी, शिक्षक जगत को ही पूर्णतः समर्पित चैनल है। जो भी परीक्षार्थी मैट्रिक इंटर की परीक्षा दे रहे हैं, आगे अपने कैरियर के बारे में भी उनके लिए वीडियो यहाँ आएगा। आगे क्या करें, किस चीज़ में कैसे नामांकन होता है, या आप कॉम्पिटिटिव तैयारी में जाएंगे तो जनरल कंपटीशन से लेके कोई भी सरकारी नौकरी बहाली से लेकर सभी के नोटिफिकेशन, नियमावली, जो भी अपडेट आते हैं, सूचनाएं, तो आवेदन भरने से लेकर, परीक्षा से लेकर, एडमिट कार्ड से लेकर रिजल्ट आने तक सारे चीज़ों का अपडेट का वीडियो आप तक यहाँ मिलता रहेगा। तो यह चैनल आपके भविष्य में, आपके लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक संख्या में आप लोग जुड़ जाएं और चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी सूचना आएगी, 1 फरवरी से जो है आपका इंटर का परीक्षा शुरू हो रहा है, लेकिन मैट्रिक का परीक्षा 14 फरवरी से है। तो इस बीच में मैट्रिक के परीक्षा से संबंधित और कोई नया अपडेट या आदेश आता है तो उसको भी हम लेकर आएंगे। कब आपका रिजल्ट आएगा, कॉपी आपका कैसे चेक होगा, कैसे आपने परीक्षा दिया है तो कैसा नंबर आ सकता है, रिजल्ट आने के बाद जो है आप किस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे जो है जनरल कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं, यानी पूर्णतः शैक्षणिक लाइन से जुड़ा हुआ, आपको टीचिंग लाइन से जुड़ा हुआ जो भी मन में बात होता है, सारे से संबंधित वीडियो आपके अपने इस DS मिश्रा ऑफिशियल चैनल पर आगे आते रहेंगे। चैनल नया है, लेकिन शिक्षा लाइन में जो है अनुभव बहुत दिनों का है। आपके लिए बहुत सारा चीज़ हम अपना अनुभव जो है आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, और साथ में जितने भी आपके दोस्त मैट्रिक इंटर का परीक्षा 2023 में देने जा रहे हैं उनके लिए शेयर जरूर करें, कि वो भी इन नियमों में कहीं चूक न करें, और आपके दोस्त के साथ कोई समस्या न हो परीक्षा देने में, तो उनके पास शेयर जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा और आगे आपके लिए किस टॉपिक पर मैं वीडियो बना कर लाऊं। आपके लिए उपयोगी वीडियो बनाने की कोशिश जारी है, लेकिन बीच में आपका कमेंट भी आना जरूरी है कि किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। साथ ही साथ यदि आप अन्य जितने भी सोशल साइट हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर आप देख रहे हैं, या फिर ट्विटर हो गया, टेलीग्राम हो गया, सब पर DS मिश्रा ऑफिशियल नाम से हम उपलब्ध हैं। आप हमसे जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक कर सकते हैं। सभी मैट्रिक इंटर के परीक्षार्थियों को हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप परीक्षा में बहुत अच्छा करें, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो, आपका भविष्य उज्जवल हो, और जितने शिक्षक साथी जो हमारे वीक्षण कार्य में हैं आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं कि सफल परीक्षा संचालन आपके द्वारा हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। तो हमारे चैनल की ओर से मैट्रिक इंटर के सभी परीक्षार्थियों को और वीक्षकों को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। आपका इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।